प्लेटफॉर्म। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था प्रोनाउन, जिसमें हमने ये जाना था कि प्रोनाउन होता क्या है, इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, और हमने जाना था प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। आज हम ये देखेंगे उन पे आधारित क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये कह रहा है, हमारे सामने ये पॉइंट है, देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट हमें ये कह रहा है कि सब्जेक्ट अगर हमें एज अ सब्जेक्ट यूज करना हो, अगर हमें वाक्य में प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करना हो तो हम कौन सा केस लगाएंगे वहां पे? सब्जेक्टिव केस। यानी सब्जेक्ट के लिए हम कौन सा केस लगाएंगे दोस्तों? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को ही क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। कौन सा होता है वो? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। बात समझ आ गई? ये कल मैंने बता दिया था आपको सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए कौन सा लगाएंगे? सब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस। अब हमें यह जानना पड़ेगा पहले कि वाक्य में किसकी जरूरत है, सब्जेक्टिव केस की जरूरत है या ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है। इसको पता कैसे लगाएं? अगर कोई हमें हु का आंसर दे दे, हु का मतलब क्या होता है दोस्तों? कौन या फिर किसने। अगर हमें सेंटेंस में इसका आंसर मिल रहा है, जैसे राम ने सीता को गुलाब दिया, किसने दिया? राम ने। तो राम आंसर मिला ना, तो जो वो क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। जो हुम या वट का आंसर दे, हुम का मतलब क्या होता है दोस्तों? हुम का मतलब क्या होता है? किसे या फिर किसको, किसे या फिर किसको। और वट का मतलब क्या होता है? क्या या फिर कैसा, क्या या फिर कैसा। अगर हमें इनका आंसर मिले, जैसे वही एग्जांपल, राम ने सीता को गुलाब दिया, किसने दिया? तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या दिया? गुलाब दिया, रोज दिया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किसको दिया? सीता को। सीता क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो जो हमें हु का आंसर मिल दे रहा है वो सब्जेक्ट होता है, जो हमें वट या हुम का आंसर दे वो ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट वाले स्थान पे सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ये क्वेश्चन एरर में काफी आते हैं। जैसे देखो, वी डिवाइडेड द प्राइज मनी बिकॉज ही एंड मी हैड टुगेदर पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। ही क्या है दोस्तों? सब्जेक्टिव केस है ना। ही एंड आई आना चाहिए भाई, मी थोड़ी आएगा, बात मेरी हो रही है ना, तो यहाँ पे मी थोड़ी आएगा, सब्जेक्टिव केस आई आएगा। When the examination were over, अतुल एंड मी, अतुल एंड मी नहीं, अतुल एंड आई, क्योंकि बात हमारी हो रही है। जिसकी बात होती है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। यू एंड मी हैव नेवर टोल्ड अ लाई, यू एंड आई आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? अरे बोलो यार, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। अगर हमें कभी भी एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे प्रोनाउन दे रखे हैं, 2, 3, 4 जो भी मान लो, और वो अलग अलग है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो अलग अलग केस में आते हैं, अलग अलग पर्सन में आएंगे, तो पहले कौन सा पर्सन आना चाहिए, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा, यानी उनका सही क्रम का हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, जब भी अगर हम कोई सामान्य बात करते हैं, कोई जनरल बात करते हैं, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? 2, 3, 1, 2, 3, 1। पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। याद रखने का तरीका, जब भी कोई हमारे घर में आता है तो हमारे जैसे एक रूल है, अतिथि देवो भव। तो सबसे पहले खाना कौन खाएगा? 2 नंबर, आप कहते हैं आप खाइए, हमारा जो गेस्ट है। फिर जो उसके साथ में आया अन्य कोई व्यक्ति, कोई ड्राइवर होगा या कोई वो होगा, और लास्ट में हम कोई काम करते हैं, है ना। तो पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। क्लियर है यहां तक बात? तो जर्नल बात के लिए आप क्या लगाएंगे? 2, 3, 1। लेकिन दोस्तों मान लो अगर कहीं पे प्लूरल प्रोनाउन आए हैं, प्लूरल जैसे वी, यू, दे, वी क्या है? 1 नंबर, यू क्या है? 2 नंबर, दे क्या है? 3 नंबर। अगर किसी वाक्य में सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल है, तो वहां पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? 1, 2, 3। मान लो प्लूरल का मतलब बंदे बुलाने हैं, हमारी लड़ाई हो गई, हमें बंदे बुलाने हैं, तो सबसे ज्यादा बंदे किसके आएंगे? अपने आएंगे, अपन तो ये मान के चलेंगे। फिर किसके आएंगे? किसी दूसरे के आएंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बन गया? 1, 2, 3। दोस्तों, अगर कोई गुनाह हो जाए, कोई कन्फेशन करनी है,
कोई हमसे भूल हो गई, कोई दोष हो गया, कोई अपराध को स्वीकार करना है कि हाँ यार ये गलती हमने की है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे को बचाने के चक्कर में सारा अपराध खुद के सर ले लेंगे। 1 2 3, बात समझ में आ गई। तो अगर दोस्तों कोई भी जर्नल बात होती है तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, 2 3 1। लेकिन दो केस ऐसे हैं जहां पे 1 2 3 होगा। पहला केस कौन सा, जब प्रोनाउन प्लूरल हो, और दूसरा केस कौन सा, जब कोई क्राइम या कन्फेशन की बात हो रही हो। बोलो जी, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है दोस्तों। अगर मान लो, अच्छा जरूरी नहीं है कि तीनों ही मिले भाई, मान लो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो तीनों प्रोनाउन दे, क्या तो कोई दो दे दे। अब मान लो यार 231 है, ये देखो लिख रखी है बात, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, 2 3 1, 2 3 1 है ना, क्या पता वो एक नंबर ना दे, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बन गया, 2 1 सेकंड और फर्स्ट। क्या पता वो 3 ना दे, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बन गया, सेकंड और फिर फर्स्ट। क्या पता दोस्तों वो 2 नंबर ना दे, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बन गया, 3 1। यानी कोई जरूरी नहीं है वो तीनों दे, अपने को सीक्वेंस क्या याद रखना है, 2 3 1, और जो भी नहीं है उसको हटा दो और बाकी सीक्वेंस यू का यूं लिख दो। क्लियर है जी यहां तक बात दोस्तों? तो सेकंड थर्ड आ गया, सेकंड फर्स्ट आ गया, सेकंड थर्ड आ गया, थर्ड फर्स्ट आ गया। बात समझ में आ गई? रट्टा तो नहीं मारा ना इस बात का? 2 3 1 में से अगर कोई भी एक प्रोनाउन नहीं है तो उसको हटा दो, सीक्वेंस चेंज नहीं करना। अब मान लो दोस्तों कहीं पे 2 प्रोनाउन आ रखे हैं, 2 प्रोनाउन कौन से हैं, 31 है, 21 है, 12 है, 13 है, ये है। अब एक बात बताओ यार, इन सभी में आपने एक चीज नोटिस करी, तो छोटा कौन है, 1 भाई। 3 1 में छोटा कौन, 2 1 में छोटा कौन, 12 में छोटा कौन, 1, 13 में छोटा कौन, 1। घर में किसकी जलती है, छोटे वाले की। तो दोस्तों जब भी कभी 2 प्रोनाउन आ रखे हैं जिसमें एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो हमें प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन यानी वी के अनुसार लगाना चाहिए। भाई फर्स्ट पर्सन में आई तो लगाएंगे नहीं क्योंकि बंदे 2 हैं, तो फर्स्ट पर्सन में 2 के लिए क्या लगाते हैं, वी। बात समझ में आ गई? अगर कभी भी 2 प्रोनाउन आ रखे हो और वहां पे फर्स्ट पर्सन हो साथ में, तो हमें प्रोनाउन के केस किसके अनुसार लगाने चाहिए, वी के अनुसार लगाने चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे 2 3 आ गया, छोटा कौन है, 2 नंबर, किसके अकॉर्डिंग आएगा, 2 के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? इसके आज तो भर भर के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल करते हैं, सारी बात समझ में आ जाएगी आपको। देखो जी दोस्तों, बहुत आसान है ये, बहुत आसान। आई क्या है दोस्तों, 1 नंबर, यू क्या है, 2 नंबर, और ही क्या है, 3 नंबर। हैव टू गो टू द ऑफिस, गलत हो गया तो, ये तो कोई जनरल बात हो रही है, जनरल बात में 2 3 1 आता है, 2 3 1। आई 1 नंबर है, यू 2 नंबर है। विल स्पीक टू हर, नहीं यार, पहले आएगा 2 नंबर, फिर आएगा 1 नंबर। बस अब देखो यहाँ पे देख लिया ना वही चीज, ऊपर 3 थे तो तीनों को ठीक किया, अब 2 हैं तो 2 को ठीक करेंगे। ऐसे दोस्तों ये है, ही क्या है, 3 नंबर, यू क्या है, 2 नंबर। गलत हो गया ये तो, पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा। चलिए जी, ऐसे ये वाला आप कर लेना। ये देखो वी क्या है दोस्तों, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये बिल्कुल सही है। क्यों है, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल में हमेशा 1 2 3 आता है। आई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, आई क्या है दोस्तों, 1 नंबर, यू क्या है, 2 नंबर, और ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ इस लॉस के लिए हम जिम्मेवार हैं। तो जब कोई चीज हम हमारे सर पे लेते हैं तो पहले क्या आता है, 1 नंबर, फिर क्या आता है, 2 नंबर। आओ जी यहाँ पे, अतुल क्या है, 3 नंबर, आई क्या है, 1 नंबर, तो करेक्ट सीक्वेंस है, 2 3 1 होता है, सीक्वेंस सही है। जब भी कभी ऐसे आएगा तो प्रोनाउन माई आएगा या वी के अकॉर्डिंग आएगा, वी के अकॉर्डिंग, और वी का क्या बनता है, आवर बनता है। पॉजेसिव कैसे है, माई देख के पॉजेसिव पता चल गया तो वी का आवर बना देंगे। यू क्या है, 2 नंबर, शी क्या है, 3 नंबर, तो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगेगा, 2 नंबर के अकॉर्डिंग, तो हर नहीं योर आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए जी नेक्स्ट। दोस्तों आपको पता है बी वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, बीन, सभी को पता है बात। बी वर्ब के बाद में कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है।
सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के बारे में ही बात करना, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना। तो बी के बाद में कौन सा केस लगाते हैं दोस्तों? सब्जेक्टिव केस। दोस्तों के बी वर्ब है, अरे बोलो यार, तो बी के बाद में ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, आई आएगा। क्या ये बी वर्ब है? तो यहाँ पे हिम की जगह ही आएगा। क्या ये ऑब्जेक्टिव, ये बी वर्ब है इज, तो यहाँ पे हर आएगा या शी आएगा। बोलो जी, बात समझ में आ गई? तो बी वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। बोलो जी, कोई डाउट है? अरे बोलो यार, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें कोई बी वर्ब दे रखी है, कोई भी बी वर्ब हो सकती है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बिंग, कोई भी बी वर्ब हो सकती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों तरफ केस सेम हो। अगर इस तरफ सब्जेक्टिव है तो इस तरफ भी सब्जेक्टिव होगा, अगर इस तरफ ऑब्जेक्टिव है तो इस तरफ भी ऑब्जेक्टिव होगा। देखो, आई वॉन्ट यू टू बी, अब देखो आई क्या है? सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट हो गया। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। यू क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। अगर बी के इस तरफ ऑब्जेक्ट आया है तो इस तरफ भी ऑब्जेक्ट आएगा, तो शी का क्या बनेगा? हर। आगे ना बात समझ में? इफ आई वर हर, आई क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट, बीच में क्या है? बी वर्ब। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो यहां पे भी सब्जेक्टिव केस आएगा। बोलो जी, बात समझ में आ गई क्या? दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब या ट्रांजिटिव प्रेपोजिशन अगर आ जाए, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? वो इसमें पढ़ाई थी ना, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म होता है, ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ गई? ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट होगा तो कौन सा केस लगा देंगे? ऑब्जेक्टिव केस। बात समझ में आ गई? ट्रांजिटिव वर्ब अगर आ जाए तो ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता। देखिए जी, एग्जाम्पल देखो, नाउ देर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन क्या है दोस्तों? प्रेपोजिशन है, तो यू तो ऑब्जेक्ट हो गया, आई की जगह क्या आएगा? आई की जगह क्या आएगा? मी। क्यों? क्योंकि बिटवीन एक प्रेपोजिशन आया हुआ है। लेट दे स्पीक द ट्रूथ, लेट क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में दे नहीं, ऑब्जेक्टिव केस देम आएगा। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस बोथ ही एंड हिज पेरेंट्स। अब दोस्तों, कन्विंस क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपको ना पढ़ने से पता चलेगा। कन्विंस क्या एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव केस नहीं, ही का हिम आएगा। बात समझ में आ गई? और खुद देखो यार, ये मान लो आपको पॉइंट नहीं पता, इससे ऊपर वाला पॉइंट बताया तब भी आप बता सकते हो कि सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस। तो आई एम ट्राइंग टू कन्विंस बोथ, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो बात मेरी हो रही है, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसे कन्विंस करने की? किसे? किसे मतलब हुम क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही नहीं आ सकता ना, हिम आएगा। समझ में आ गई ना बात? अगर ये वाला पॉइंट आपको ना भी पता चलो तो पहले वाले पॉइंट से कर सकते हो कि जहां बात सब्जेक्ट की होगी वहां सब्जेक्टिव केस आएगा, जहां बात ऑब्जेक्ट की होगी वहां ऑब्जेक्टिव केस आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर कंपैरिजन की अगर हम बात करें, अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, इफ अ प्रोनाउन इज कंपेयर्ड विद द सब्जेक्ट देन नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन शुड बी यूज्ड। इफ अ प्रोनाउन इज कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्टिव केस विल बी यूज्ड। यानी अगर प्रोनाउन की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है तो सब्जेक्टिव केस। देखा जाए तो सारे पॉइंट ना लगभग सेम ही है, एक जैसे पॉइंट है कि सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस। अगर प्रोनाउन की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है तो ऑब्जेक्टिव केस। एग्जांपल देखो, यू आर बेटर देन मी। अब यू और मी की तुलना हो रही है, ये क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है, तो यहां पे आई आएगा, क्योंकि जिनकी तुलना हो रही है वो सेम होने चाहिए ना, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाओ। बोलो जी दोस्तों, कोई डाउट है? मैंने ब्रैकेट में एम क्यू लिखा, लगा दोगे तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है। आई विल नॉट बी सिलेक्टेड बिकॉज शी कंसिडर यू मोर डिजर्विंग देन आई। अब देखो किस किस की तुलना हो रही है?
यू और आई के बीच में तुलना हो रही है, हाँ या ना? हो रही है ना भाई? वो तुम्हें ज्यादा डिजर्विंग मानते हैं मेरे से। तो यू क्या है दोस्तों? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो आई है। यू क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अगर इसकी तुलना आई से हो रही है तो आई का भी तो ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा? मी। बात समझ में आ गई? शी कैन नॉट वर्क सो हार्ड एज हिम। अब शी की तुलना हिम से हो रही है, तो शी क्या है? सब्जेक्टिव केस, तो यहां क्या आएगा? ही। बात समझ में आ गई दोस्तों? अरे बोलो यार। नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसे रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है। दोस्तों ये कुछ ऐसी वर्ब दे रखी है जिनके बाद में हमें क्या लगाना होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, यूर सेल्फ, है ना? ऐसा कब करते हैं? जब ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो। ऐसा कब करते हैं? जब ऑब्जेक्ट दे रखा हो। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला कल मैंने ना पार्टी में आइसक्रीम को एंजॉय किया। कल मैंने पार्टी में आइसक्रीम को एंजॉय किया। किसे एंजॉय किया? ऑब्जेक्ट है ना? तो एंजॉय के बाद में कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा है। मैं कहूं कल मैंने पार्टी में एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया? ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा ना, तो एंजॉय के बाद में माई सेल्फ आएगा। आई एंजॉय माई सेल्फ। बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई दोस्तों आपको बात? तो वो वर्ब कौन सी है देख लीजिए। तो ये वर्ब है, ये कौन सी आती है? इसमें ना मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन सी है। एक तो इंजॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेल इंपॉर्टेंट है, एब्सेंट इंपॉर्टेंट है, एक्विट इंपॉर्टेंट है, प्राइड इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट है, और एकस्टम। ये एग्जाम में ज्यादा पूछे गई हैं, और खासकर जो इंजॉय है वो बहुत बार है। इंजॉय और एक अवेल। इंजॉय अवेल बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई दोस्तों आपको? इन सभी वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तब जब ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो। चलिए जी, अब वही बात जो मैंने ऊपर बताई इसको मैंने अलग से लिख रखा है। देखो, अगर इंजॉय के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। अगर इंजॉय के बाद में ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एब्सेंट प्रेजेंट वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करो। अगर एब्सेंट प्रेजेंट एडजेक्टिव है तो यूज मत करो। अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ये बात हमें पता है। प्राइड के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ये हमें पता है, अभी पढ़ा। दोस्तों अवेल के बाद में प्रेपोजिशन के रूप में क्या यूज होता है? ऑफ। और प्राइड के बाद में प्रेपोजिशन के रूप में क्या यूज होता है? ऑन, अपॉन। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यू शुड नॉट एब्सेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों एब्सेंट के बाद में क्या आएगा? योर सेल्फ, क्योंकि बात किसकी हो रही है? यू की। आई एम एब्सेंट सर। अब यहां पे एब्सेंट वर्ब नहीं है, एब्सेंट क्या है? मेरे बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है। वी फेल्ड टू अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट कम दिस वे। अवेल के बाद में क्या आएगा दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही के लिए क्या आएगा? हिमसेल्फ। ये लगा दिया, हिमसेल्फ। मैनी कैन नॉट अडेप्ट। अडेप्ट के बाद में क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैनी के लिए क्या आएगा दोस्तों? देम सेल्व्स। प्लूरल के लिए देम सेल्व्स आता है। आई इंजॉय यूर कंपनी। क्या इंजॉय करता हूं? तुम्हारा साथ। ऑब्जेक्ट है ना, तो इंजॉय के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है।
डू यू एंजॉय एट द पार्टी, क्या एंजॉय किया नहीं पता, तो एंजॉय के बाद में यू के अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा, योर सेल्फ। बात समझ में आ गई दोस्तों, बोलो यार। यानी ये कुछ ऐसी वर्ब थी जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। कीप, रिलैक्स, हाइड, टर्न, स्टॉप, बाथ, रेस्ट, क्वालिफाई, मूव, ओपन, सेल, फील, कीप, कंसंट्रेट। कंसंट्रेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड मैंने एग्जाम्पल में यूज किए हैं वो सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, चाहे मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं, जो वर्ड्स मैं एग्जाम्पल में यूज कर रहा हूं वो वर्ड्स एग्जाम में रिपीट होते हैं। ही हैज हिडन हिमसेल्फ, तो दोस्तों हाइड के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, तो हिमसेल्फ कट जाएगा तो क्या आएगा, हिडन सीधा। मैनी ऑफ देम फेल टू क्वालिफाई, क्वाली के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। ऑल द डोर्स ओपन, ओपन के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। नथिंग सेल्स, सेल्स के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। ठीक है जी। ये पॉइंट ना पर डेली लैंग्वेज में बहुत यूज करते हैं, डेली लाइफ में गलत बोलते हैं। लीव, फेवर, रिपोर्ट, सेपरेशन, एक्सक्यूज, साइट, पार्डन, मेंशन, इनसे पहले कभी भी पोजेसिव केस का यूज नहीं किया जाता। पोजेसिव केस मतलब माई, आर, योर, हिज, हर। दोस्तों लीव है ना, ऊपर लीव वर्ड आ रखा है, इससे पहले पोजेसिव केस नहीं आ सकता। तो नाउ आई वुड लाइक टू टेक लीव, ऐसे तो बनेगा नहीं, इसका बनाना क्या पड़ेगा, टेक लीव ऑफ यू। योर लीव का क्या बना दोगे, लीव ऑफ यू। देखो ये था योर लीव, योर लीव का क्या बना दिया, लीव ऑफ यू। मेंशन से पहले हिज नहीं आएगा, मेंशन ऑफ हिम, उल्टा उसको घुमा के लिख देना है। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू बियर द पेन ऑफ हर सेपरेशन, हर सेपरेशन नहीं, सेपरेशन फ्रॉम हर। चलिए जी, आपने जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कभी भी इंट्रोडक्शन माई सेल्फ से शुरू नहीं होता है ना। बचपन से रट्टा मरवाते हैं कि आई एम बोल लो, कभी भी माई सेल्फ नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो माई सेल्फ होता है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन if it does not reflect the effect of action on the doer, then it should not be used as an object। वो ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता कई बार। ये बात तो कॉमन है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या था कि अगर कोई डूअर कार्य करे और उस कार्य का असर डूअर के ऊपर ही आए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये नोट क्या कह रहा है कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कोई कार्य किया गया है, उसका असर डूअर पे ना आए तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज नहीं होता। एग्जांपल देखो, यू एंड माई सेल्फ विल गो देयर एंड टॉक टू हिम, यहां पे सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, कौन जाके बात करेगा, तुम और मैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में माई सेल्फ की जगह क्या आएगा, आई। माई सेल्फ इज अतुल गर्ग, यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात हो रही है ना, तो माई सेल्फ आई नहीं सकता, क्या आएगा, आई एम। वट एवर ही हैज डन इज ऑल फॉर यूर सेल्फ एंड यूर फैमिली। अब एक चीज देखो, आपको लग रहा है ये ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो क्या है वाक्य का, काम करने वाला तो वो है। अब एक चीज देखो, क्या ये यूर सेल्फ का असर ही पे आ रहा है, पढ़ के देखो, उसने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए किया, तो यहां पे बात खुद की तो हो ही नहीं रही ना भाई। यूर सेल्फ तो तब लगाते जब यहां पे यू होता, तो यहां पे यूर सेल्फ नहीं आएगा, यू आएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का असर ही पे नहीं पड़ रहा, ये अलग है, तो यहां पे यू लिखना पड़ेगा। दोस्तों ये अपने वर्ड्स पढ़ रखे हैं, समवन, somebody, anyone, anybody, no one, मतलब 12 शब्द थे, थिंग वाले काट दो। 12 शब्द थे, थिंग वाले काट दो, क्योंकि वो वस्तु के लिए यूज होते हैं। जब भी किसी शब्द के अंत में थिंग आता है मतलब वस्तु की बात कर रहा है, उसके लिए प्रोनाउन हमेशा इट आता है, याद रखना। वस्तु के लिए क्या आता है, इट। जिस शब्द के पीछे थिंग आ जाए समझ जाना उसके लिए क्या लगाना है, इट लगाना है।
इसके अलावा जो भी शब्द बच गए वो कॉमन जेंडर प्रोनाउन है। कॉमन जेंडर कौन से होते हैं दोस्तों? कॉमन जेंडर कौन सा? कॉमन जेंडर का मतलब क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था ना, 4 जेंडर होते हैं, मेल, फीमेल, न्यूटर और कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर होता है जो दोनों हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो दोस्तों इनको हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर प्रोनाउन बोलते हैं। मैंने बोला समवन, अब समवन तो लड़का भी हो सकता है कोई, और समवन कोई लड़की भी हो सकता है। तो दोस्तों जब भी ये कॉमन जेंडर प्रोनाउन आए, इनके लिए हमें कौन सा लगाना चाहिए? जो भी मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन है, मैस्कुलिन मतलब मेल वाले, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। बात समझ में आ गई? कॉमन जेंडर प्रोनाउन के लिए हमें हमेशा मेल वाले प्रोनाउन यूज करने चाहिए। मेल वाले मतलब ही वाला। ही वाला कौन सा? ही आ जाए, हिम आ जाए, हिज आ जाए, हिमसेल्फ। जरूरत के अनुसार आप केस लगा लेंगे। एग्जांपल देखो जी, एवरीवन आ गया ना? एवरीवन आ गया ना? तो एवरीवन के लिए देयर थोड़ी आएगा, हिज, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग लगाना होता है। समबडी आ गया ना? तो देम की जगह क्या आएगा? हिम। देम की जगह क्या आएगा? हिम, क्योंकि सब कुछ ही के अनुसार लगाना है। नो वन आ गया ना? नो वन के लिए वन थोड़ी आएगा, ही। बात समझ में आ गई? जिन शब्दों के पीछे बडी और वन आता हो, उनको, उनके लिए प्रोनाउन हमेशा ही वाला लगाना है। ही, हिम, हिमसेल्फ, हिज। चलिए जी, लेकिन अगर आपको ध्यान हो, जब हमने क्वेश्चन टैग पढ़ा था, क्वेश्चन टैग में हमने इनके लिए क्या लगाया था? दे लगाया था। अगर आपको याद हो तो मैंने ये पढ़ाया था कि जिन शब्दों के पीछे बडी और वन आ रखा है, उनके लिए तो लगा दो दे, और जिनके पीछे थिंग आ रखा है उनके लिए लगा दो इट। ये हमने क्वेश्चन टैग में पढ़ा था, रिवाइज करवाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। जैसे देखो, समवन है, तो समवन के लिए क्या आएगा दोस्तों? हिज आएगा। थिंग के लिए क्या आएगा? ओन नहीं आएगा, क्या आएगा? इट्स आएगा। एवरीवन लव्स यू, अब ये क्या है? क्वेश्चन टैग है। ये क्या है? क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग आपने जब पढ़ा था तो वहां पे करवाया था मैंने ये क्वेश्चन। एवरीवन के लिए ही नहीं आता, दे आता है। बात समझ में आ गई? क्या आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है क्या बचपन में? बचपन मतलब जब अपन इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था, पढ़ रखा है क्या ऐसा क्वेश्चन? मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवाया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट as well as, along with, together with, except, rather, no less than, in addition to, nothing but, like, unlike, beside, ये वर्ड आ जाए, अगर कभी भी दो सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़े होते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती थी? पहले वाले के अकॉर्डिंग। वर्ब किसके लिए आती थी हमेशा? मैंने बोला था रानी अलोंग विद हर फ्रेंड्स, रानी अपने दोस्तों के साथ। तो प्रधानता किसकी है वाक्य में? तो वर्ब किसके लिए आएगी? सेम इसमें है, जब भी दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हो तो जो प्रोनाउन है वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। प्रोनाउन इज यूज्ड एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट। आइए जी, नीरज एज वेल एज रागिनी, तो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा? नीरज मेल है या फीमेल? तो यहां पे देयर की जगह क्या आ जाएगा? हिज। ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, टुगेदर विद आ गया बीच में, प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा? ही के अकॉर्डिंग। तो ही के लिए देमसेल्फ आएगा या हिमसेल्फ? बोलो जी, बात समझ में आ गई क्या? ये लो जी मैडम। उसके बाद में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ा था कि कहीं पे इधर और आ जाए, नीदर नोर आ जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, या नन बट आ जाए, तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है ना? सेम काम इसमें है, प्रोनाउन हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। किसके अनुसार आएगा दोस्तों? पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। आइए जी, इधर योर मदर और योर फादर, हैज किसके लिए आ गया? फादर के लिए। तो हर सेल्फ थोड़ी आएगा, फादर के लिए क्या आएगा? हिमसेल्फ, क्योंकि प्रोनाउन के नजदीक तो फादर है ना। इधर ये तो हो गया। नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए हिज थोड़ी आएगा, देयर आएगा, क्योंकि प्रोनाउन के नजदीक क्या है?
पेरेंट्स। बात समझ में आ गई दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट, ये तो अपन ने पता नहीं कितनी बारी पढ़ दिया यार, ये पॉइंट एडजेक्टिव में पढ़ लिया, जब कल पढ़ाया था तब भी पढ़ा दिया। इधर नीदर का इस्तेमाल दो के लिए, अगर दो से ज्यादा होता है तो एनी वन और नन का इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोग एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो जी, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, इधर आ जाए, नीदर आ जाए, नन आ जाए, एनी वन आ जाए। पहली बात तो ये सारे सिंगुलर हैं, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ रखा है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, एनीवन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। इसका मतलब ये कैसे क्यों आती है सिंगुलर वर्ब? क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। तो अगर कभी भी ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन या एनीवन सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा तो इनके लिए प्रोनाउन क्या लगाना है? थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा होता है? ही, शी, इट। ही होता है, शी होता है, इट होता है, और इनके बाकी सारे केस। आइए जी एग्जांपल देखते हैं। क्या दोस्तों यहाँ पे ईच आ गया? ईच के लिए प्लूरल आ सकता है क्या? नहीं, क्या लगाना पड़ेगा? हिज। नन आ गया, क्या नन के लिए प्लूरल आ सकता है? नहीं, क्या लगाना पड़ेगा? हिज। अब आप कहोगे सर यहाँ पे हर भी तो लगा सकते थे, हर लगा सकते थे क्या? अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया ऊपर? हमेशा मेल, जब भी अपने को कुछ ना दे रखा हो ना तो मेल वाले को प्रायोरिटी देते हैं। अब यहाँ पे हाउस आ गया, हाउस नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए क्या आता है? इट आता है। नॉन लिविंग के लिए किसका यूज करते हैं? इट का। एनीवन आ गया, एनीवन है तो वंस की जगह क्या आएगा? हिज आएगा। नीदर आ गया, नीदर है तो देमसेल्फ की जगह क्या आएगा? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, क्या ऐसा पॉइंट आपने पढ़ रखा है क्या दोस्तों सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में? मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अलॉट ऑफ, लोट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद में जैसा नाउन आता है उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनीवन ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, फ्यू ऑफ, इनफ ऑफ के बाद में जैसा नाउन या प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगा देंगे? इनके अकॉर्डिंग। मैं बोल रहा हूं मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, तो बात किसकी हो रही है? लड़कियों की। मोस्ट ऑफ द बॉयज, बॉयज की। ये लिख रखा है यहाँ पे, देख लेना। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आ जाओ। देखो जी, मोस्ट ऑफ अस आ गया, तो अस के लिए देर आता है या आवर आता है? आर आता है। सम ऑफ के बाद में देम आ गया, तो देम के लिए हिमसेल्फ आएगा या देमसेल्फ आएगा? नीदर ऑफ के बाद में यू आ गया, तो यू के लिए हिज आएगा या यूर आएगा? मोस्ट ऑफ के बाद में मोस्ट ऑफ द मूवी आ गया, तो मूवी के लिए इट्स आएगा। सही है, मूवी के लिए इट आएगा। अगला देखो, मैनी ऑफ के बाद में अस आ गया, अस मतलब हम मतलब आर। ठीक है जी दोस्तों, अगर ऑफ ना दे रखा हो तो क्या करें? मैनी मतलब क्या है? मैनी का मतलब क्या है? बहुत सारे। मैनी का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे मतलब प्लूरल। अगर ऑफ ना दे रखा हो मैनी के बाद में तो हमें थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन यानी दे का इस्तेमाल करना चाहिए। दे के अलग अलग केस कौन से बनते हैं? दे का देम भी बनता है और देम सेल्फ भी बनता है। देखो अगर आप इनका रट्टा मारोगे तो पॉइंट बहुत सारे हैं, अगर आप समझ के कर रहे हो तो लगभग चीजें वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। मैनी क्या प्लूरल है? मैनी है फेल्ड टू अडेप्ट हिमसेल्फ आएगा, देमसेल्फ आएगा? देमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे मैनी की बात हो रही है, ऑफ नहीं है। तो हिमसेल्फ की जगह क्या लगा दिया? देमसेल्फ लगा दिया। इट हेल्प्स मैनी इंप्रेसेस हिज, हिज नहीं देयर। अच्छा ये भी आपने पढ़ रखा है क्या दोस्तों? अगर कभी याद है मैंने बोला था मैनी के बाद में प्लूरल वर्ब आती है तो अपने प्लूरल प्रोनाउन लगा दिया। मैंने ऐसा बोला था क्या कभी कि मैनी के बाद में ए या एन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब आती है? करवा रखा है, वहां पे पॉइंट स्टार भी लगवाया था मैंने। अब पर यहां पे भी मैनी के बाद में अगर ए या एन आ जाए तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करोगे, ही के अकॉर्डिंग या फिर इट के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई? मैनी अ पर्सन हैज फेल्ड टू अडेप्ट हिमसेल्फ, सही है बात। मैनी अ बुक हैज इज ओन इट्स आ गया, सही है बात। क्लियर है यहां तक बात?
क्या ये वाली पॉइंट अपन ने पढ़ रखा है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में? बिल्कुल पढ़ रखा है भाई। ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ठीक है, फिर कोई नाउन दे रखा है, फिर एंड है, फिर ईच एवरी दे रखा है, नाउन दे रखा है, तो हमेशा सिंगुलर यूज होता था, पता नहीं बात तो। ईच एवरी के साथ कौन सी वर्ब लगाते थे? तो हम भी कौन सा यूज करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, यानी जैसी वर्ब यूज करते आए ना वैसे प्रोनाउन यूज कर दो। लेकिन दोस्तों if two or more nouns are joined by and each or every is used before each noun, then third person singular pronoun is used। ये तो यही बात है जो मैंने ऊपर लिख रखी है। each poet and each politician has taken their आएगा या his आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करते थे हम लोग। every singer and every dancer has given their या his, इसी बात का स्ट्रक्चर बना रखा है उस ऊपर कि अगर कोई दो नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों नाउन से पहले ईच या एवरी आता हो तो हमें सिंगुलर यूज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, अगर दो नाउन है, एक लड़का और एक लड़की है, तो क्या हिज लगा देंगे? नहीं, फिर तो अलग हो गया ना। लेकिन अगर कभी दो नाउन जो एंड से जुड़े हैं वो अलग अलग जेंडर के होते हैं तो हमें प्रोनाउन उनके अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। जैसे देखो ईच बडी नहीं आएगा, ईच बॉय आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ईच बॉय, एंड ईच गर्ल। अब यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है। हैज रीच्ड हिज और हर, खाली हिज लगाओगे गलत हो जाएगा, हिज और हर, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी, ये मैंने आर्टिकल में भी पढ़ाया है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ाया है कि अगर कभी दो नाउन एंड से जुड़े हो और आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ है तो टोटल व्यक्ति कितने हुए? एक। याद है ना कि जितनी बार डिटरमिन आता है उतने ही व्यक्ति होते हैं। तो बताओ सिंगुलर प्रोनाउन आएगा या प्लूरल? सिंगुलर। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं और हर नाउन के साथ आर्टिकल लगा हुआ है तो मतलब अनेक व्यक्ति हो गए, तो प्रोनाउन कौन सा आएगा? सेम बात रखी है यहाँ पे। If two or more singular noun are joined by and article is used only before first noun, then singular pronoun will be used। जैसे देखो द पोएट एंड लॉयर, अब यहाँ पे एक बार आया ना आर्टिकल, इसका मतलब जो व्यक्ति कवि है वही व्यक्ति लॉयर भी है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा। अ सिंगर एंड डांसर, मतलब जो व्यक्ति सिंगर है वही व्यक्ति डांसर है, तो सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर आर्टिकल हर एक नाउन से पहले आ जाए तो वहां पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। द पोएट एंड द लॉयर, मतलब पोएट अलग है और लॉयर अलग है, तो यहाँ पे देयर आ गया। सिंगर अलग है, डांसर अलग है, तो यहाँ पे देयर आ गया। बात समझ में आ गई दोस्तों? कोई डाउट है यहाँ तक? ये आज का लास्ट पॉइंट देख लीजिए। हमें पता है कलेक्टिव नाउन होता है, ये भी मैंने आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में करवाया है कि अगर कलेक्टिव नाउन पूरे समूह की बात करता है, पूरे ग्रुप की बात करता है, तो सिंगुलर वर्ब आती है। अगर कलेक्टिव नाउन पूरे ग्रुप की बात ना करके उसके अंदर मौजूद बंदों की बात करता है, तो बंदे बहुत सारे होते हैं, तो वर्ब प्लूरल आती है। सेम बात यहाँ पे है। अगर कलेक्टिव नाउन पूरे ग्रुप की बात करेगा तो सिंगुलर वर्ब यानी इट लगाएंगे। अगर कलेक्टिव नाउन पूरे ग्रुप अलग अलग बंदों की बात करेगा तो प्लूरल प्रोनाउन यानी दे लगाएंगे। बात समझ में आ गई? द कमिटी हैज गिवन इट्स डिसीजन, क्योंकि डिसीजन पूरी कमिटी का आता है, सिंगुलर है। द कमिटी आर डिवाइडेड, डिवाइडेड की स्पेलिंग ठीक करना। डिवाइडेड में क्या होगा? अलग अलग मेंबर्स बिखर गए तो क्या आ गया? बात समझ में आ गई दोस्तों? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम करेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।